नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज अपने चैनल हिस्ट्री विथ के में। आज हम लोग मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास में सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स के नाम से जानते हैं। इतिहास की हमने पिछले वीडियो में प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के स्रोत पढ़े थे। उसमें एक महत्वपूर्ण स्रोत हमारे पास है मुद्रा। सिक्कों का हम अध्ययन करके और इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सिक्कों पर अंकित तिथियों से, वो किस धातु की बनी हुई है इससे, और विभिन्न प्रकार के चित्रों के माध्यम से हम उस काल की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता लगा सकते हैं। आइए हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ें। इसके पहले कुछ मुद्राओं को देखें, कुछ सिक्कों को देखें। आप और भी सिक्के अगर देखना चाहें और मुद्राओं का अध्ययन करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी लिंक दी हुई है, आप वहां जाकर के और विस्तार से इन सिक्कों को देख सकते हैं। हम अगर हमारे यहाँ की बात करें तो मुद्रा तो वैसे तो अगर देखा जाए तो प्राचीन भारत में सोना, चांदी, तांबा और कभी कभी तो हाथी दांत की मुद्राएं भी देखने को मिलती है। अगर हम 5वीं 6वीं शताब्दी के सिक्कों को देखें तो ज़्यादातर सिक्के चांदी के हैं, चांदी के बने हुए हैं और उन्हें आहत या पंचमार्क मुद्रा के नाम से जाना गया है। उन्हें आहत मुद्रा, पंचमार्क। अब ये प्रश्न उठता है कि आहत और पंचमार्क क्यों कहा गया? आहत इसलिए कि या पंच करके, आहत या पंच करके कुछ ठप्पा लगा करके मुद्रा के ऊपर कोई चित्र उकेरे जाते थे, इसलिए इनको आहत या पंचमार्क के नाम से जाना जाता है। इसमें जो चित्र उकेरे गए हैं, जो बने हुए हैं, वो प्रायः पशु के हैं, पक्षियों के हैं, पेड़ है या सूर्य चंद्रमा के हैं। यही प्रारंभिक मुद्राएं। इसके बाद कुषाण शासक विम कैटफिसिस के समय की काफ़ी सारी सोना, चांदी और तांबे की मुद्राएं मिलती है। गुप्त काल में कई प्रकार की मुद्राएं हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की, समुद्रगुप्त के समय की 5-6 प्रकार की मुद्राएं देखने को मिलती है। तो मुद्राओं को यदि हम ठीक से उनका अध्ययन करें तो उसके आधार पर हम बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। हम ये देखें कि इससे कौन कौन सी जानकारी हमें मिल जाती है मुद्राओं का अध्ययन करके, और हम क्या क्या देख सकते हैं, किस तरह से हम इतिहास की जानकारी निकाल लेते हैं कि इतिहासवेत्ता के लिए किस प्रकार से मुद्रा या कॉइन्स का अध्ययन उपयोगी होता है। आइए देखें। हमें इतिहास की, क्योंकि प्रश्न भी आता है ये, या तो प्रायः परीक्षाओं में पूछा जाता है आहत या पंचमार्क मुद्राएं क्या होती हैं, इनके बारे में, या फिर एक बहुत डिटेल में प्रश्न पूछा जाता है कि इतिहास लेखन में मुद्राओं का क्या महत्व है या मुद्रा शास्त्र हमारी क्या मदद करता है। तो देखिए क्या मदद करता है, इससे क्या क्या जानकारी मिलती है। नंबर 1, इससे हम तिथि का निर्धारण कर सकते हैं। मुद्रा से तिथि का निर्धारण कैसे होगा? कोई कॉइन है आपके पास में, आज की अगर आप देखें 2020 का कोई सिक्का है, 98 का है, 96 का, 95 का है, तो अगर हमें प्राचीन भारत का कोई सिक्का मिला है तो कोई राजा का चित्र है, उसके ऊपर कोई तिथि अंकित है, तो उस तिथि के आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि इस राजा का कार्यकाल कौन सा था, किस समय ये राजा राज्य करता था। तो तिथि का निर्धारण मुद्रा पर अंकित तिथि के आधार पर हम कर सकते हैं, और ये हमारे लिए इस तरह से मुद्रा एक प्राचीन भारत की इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत बन जाता है। दूसरा प्रकार का जो स्रोत मुद्रा है, उसी मुद्रा में सीमा निर्धारण भी होता है। अब मुद्रा से सीमा, राजा की सीमाओं का निर्धारण कैसे होगा? सिंपल सा है। जहां तक जो किसी राजा ने कोई मुद्रा जारी की है, वो मुद्रा जिस सीमा तक, जिन राज्यों तक, जिन क्षेत्रों तक पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, तो हम ये कह सकते हैं कि उस राजा का वहां तक राज्य रहा होगा। जैसे वर्तमान में अगर आप भारत में जो मुद्रा चल रही है, जो सिक्के प्रचलन में है, वो भारत की पूरी सीमाओं तक बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन दूसरे देशों में वो संख्या में
कम होंगे, तो हम कह सकते हैं भारत की सीमाओं का पता बता देते हैं। तो इस प्रकार से उस काल की जो मुद्राएं बहुतायत मात्रा में जहां तक मिली है, उसके आधार पर हम राजा की सीमा का निर्धारण कर सकते हैं कि वो कहां तक राज करता था, किस सीमा तक। तीसरी बात, व्यापार की स्थिति पता लग जाती है। सिक्कों के अध्ययन से हमें व्यापार की स्थिति पता लग जाती है कि उस राज्य का दूसरे राज्यों से, किन किन राज्यों से व्यापार होता था। कैसे पता करेंगे ये, कि अभी हमने देखा कि बहुतायत संख्या में अगर सिक्के मिले हैं तो ये तो पता लग गया कि वहां तक राजा की सीमाएं थी, लेकिन एक राज्य के सिक्के दूसरे राज्य में मिले, उस राज्य के अन्य राज्य में मिले, तो इससे पता लगता है कि उन दोनों राज्यों के बीच में आपस में व्यापार होता था। ये क्या है, कम संख्या में मिलेंगे, उतनी संख्या में नहीं मिलेंगे जितनी में यहां पर मिले थे। यह एक अंतर करना पड़ेगा। चौथी, आर्थिक स्थिति की जानकारी हो जाती है। सिक्कों से हमें राज्य की आर्थिक स्थिति का भी पता लगता है। कैसे, यह आप देखिए, यदि किसी राज्य में बहुतायत काफी संख्या में सोने के सिक्के मिले तो स्वाभाविक रूप से हम कह सकते हैं कि उस राज्य की स्थिति बहुत अच्छी होगी, तभी तो सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। वहां चांदी के मिल सकते हैं, कुछ कमजोर स्थिति रही, या तांबे के होंगे तो हम कह सकते हैं और कमजोर स्थिति थी, या मिश्र धातुओं के कोई मिले तो हम इसके आधार पर राज्य की आर्थिक स्थिति का आकलन कर सकते हैं। जैसे गुप्त काल में मिले सिक्के काफी सारे सोने के बने हुए, सोने की पर्याप्त मुद्राएं मिली, तो हम कह सकते हैं गुप्त काल को हम सब जानते हैं कि बहुत ही समृद्धि का युग था, आर्थिक समृद्धि का युग था। उसको गुप्त काल को प्राचीन भारत के इतिहास का स्वर्ण युग भी कहते हैं। तो उस काल में काफी संख्या में सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, तो राज्य की आर्थिक स्थिति की हमें जानकारी मिल जाती। कैसे, किस चीज से, जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उन सिक्कों से। पांचवा, हमें राज्य की धार्मिक स्थिति की जानकारी भी मिल जाती है। कैसे, जो कॉइन्स हमें प्राप्त हुए हैं, जो सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं, चाहे वो चांदी के हों, सोने के हों अथवा तांबे के हों, उन पर जो चित्र अंकित है, जैसे हमने देखा था यहाँ आहत या पंचमार्ग, तो जो चित्र अंकित है उस पर देवी देवताओं के, विभिन्न देवी देवताओं के, उनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि वो राजा किस धर्म का अनुयायी था, या उसके राज्य में कौन सा धर्म प्रचलन में था। जैसे हम अगर देखें तो कुषाण काल के अगर सिक्कों को देखें तो उस समय फारसी, यूनानी और हिंदू देवी देवताओं के चित्र काफी सारे अंकित थे उसके ऊपर। अगर हम कनिष्क के समय के सिक्कों को देखेंगे तो वो उसमें उनसे पता लगता है कि वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यदि हम गुप्त काल के सिक्कों को देखें तो बहुत ज्यादा काफी संख्या में सिक्कों के ऊपर लक्ष्मी भगवान और भगवान विष्णु के चित्र अंकित थे, जिससे पता लगता है कि गुप्त काल के शासक वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। तो इससे इस तरह से हम धार्मिक दशा के, धार्मिक स्थिति का पता लगा सकते हैं। छठा, कलात्मकता की जानकारी मिलती है। कलात्मकता की जानकारी कैसे मिलेगी, एक तो सिक्कों को जो ढाला गया है, किस आकार के हैं, उस पर किस तरह के चित्र अंकित है, उनकी क्वालिटी कैसी है, इससे पता लगता है कलाकारों की कलात्मकता का या उनकी टकसाल का किस तरह का काम होता था। दूसरा, इससे राजा की कलात्मकता का भी पता लगता है कि वो संगीत का शौकीन था, चित्रकारी का शौकीन था। जैसे गुप्तकालीन शासक समुद्रगुप्त की एक मुद्रा मिली है, उसके ऊपर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया। इससे क्या पता लगता है, इससे पता लगता है कि वो संगीत के शौकीन थे। इससे विभिन्न युद्ध अभियानों की भी जानकारी मिलती है। राजा ने किस तरह के युद्ध अभियानों में भाग लिया, किस तरह से आक्रमण किया। जैसे समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, इनके समय के 5-5, 6-6 प्रकार के सिक्के हमें मिले हैं, जिन पर उन्हें 5-6 वर्गों में बांटा गया। ये वर्ग कौन से हैं? व्याघ्र मुद्रा, गरुड़ मुद्रा, परशु मुद्रा, धनुर्धर मुद्रा, अश्वमेघ मुद्रा। इनसे उनके विभिन्न अभियानों का हमें पता लगता है, उनके अश्वमेघ यज्ञ कराने का भी पता लगता है। इसी प्रकार से सातकर्णी, सातवाहन नरेश, उनके सिक्कों के ऊपर
जलयान के चित्र अंकित हैं। इससे उनकी समुद्र विजयों के बारे में हमें पता लगता है। ये पता लग जाता है कि उन्होंने समुद्र अभियान में समुद्री विजय प्राप्त की थी। इस प्रकार से हम सिक्कों के अध्ययन के द्वारा, सिक्कों को पढ़ करके, सिक्कों को देख करके और बहुत सारी स्थिति का पता लगा लेते हैं। सिक्कों का अध्ययन, सिक्कों से हमें प्राचीन भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। आशा है अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मुद्राएं हमें इतिहास की जानकारी में मदद करती है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।